स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिस तरीके से यौन शोषण के आरोप लगे, उसके बाद आज शनिवार को प्रयागराज कोर्ट ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जिस तरीके के उन पर एलिगेशन लगाए गए थे, उसमें जो वादी थे स्वामी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी आखिर क्या अर्जी दाखिल की गई थी और अब कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे, जो आपने आरोप लगाए थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, अब कोर्ट ने जो है उस पर क्या ऑर्डर किया है? कोर्ट ने जो नाबालिग भटुक थे उनके साथ यौन शोषण का जो मामला था अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद दोनों के द्वारा घिनौना कार्य किया जाता था। हमने माननीय न्यायालय में 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। माननीय न्यायालय ने पूरी बात हमारे साक्ष्य देखने के बाद, हमारी पेन ड्राइव सीडी देखने के बाद यह तथ्य सामने आया माननीय न्यायालय ने कि यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी एफआईआर दर्ज होकर विवेचना होनी चाहिए। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि बहुत संगीन आरोप आपने लगाए थे, जो एविडेंस कोर्ट के सामने पेश की गए, जो दलीलें पेश की गई, तो एक बड़ी जीत भी आपके लिए मानी जा रही है, क्योंकि आप काफी दिन से जो है आपने देखा कि माघ मेले के बाद जो है एकाएक इस तरीके के आरोप लगे कि आप भी जो है बायस हैं। ऐसा विवाद बढ़ा, आपने देखा कि जो धरने पर बैठे और उसके बीच इसी बीच जो है ये इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए, तो क्या कहेंगे? देखिए, जीत नहीं मैं कह सकता हूँ, न्याय मिला है हम लोगों को। हमारे भटुक जो नाबालिग हैं, शिष्य हैं, उनको न्याय मिला है। और एक सनातन की जीत मैं कह सकता हूँ। सनातन के जो नाम पर कालनेमी जो भगवा चोला पहनकर बैठे हैं, उनकी आज माननीय न्यायालय ने आदेश जारी करके पूरा साबित कर दिया है कि ऐसे लोगों को मठों में नहीं जेलों में आवश्यकता है। तो हमें पूरा न्याय मिला है, माननीय न्यायालय से न्याय मिला है और हमें अब इसमें पूरी न्याय की उम्मीद है। अच्छा, इसमें प्रतिवादी जो है कौन कौन बनाया गया था? क्या दोनों के खिलाफ हुए एफआईआर? इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य है, जो उनके साथ गलत काम पहले कराते थे और वह छोटे छोटे नाबालिग भटुक जो उनके थे, उन बच्चों को वैसे प्रेरित करते थे कि गुरु सेवा इस प्रकार होती है और गुरु इस प्रकार मिलते हैं। और वह दोनों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करने की याचिका की थी। माननीय न्यायालय ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज का आदेश कर दिया है। हमारे साथ स्वामी आशुतोष जी के वकील भी हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि आखिर इसमें लीगल प्रोसीडिंग अब आगे क्या होने वाली है। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो तर्क रखे गए थे, जो दलीलें पेश की गई, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, उसमें क्या कहा गया है? सम्मानित पॉक्सो प्रधान न्यायाधीश के पटल पर जो आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जख्मों पे मरहम लगाने के लिए उन भटकों के, जिनके माध्यम से भारतीय संस्कृति को और सभ्यता और सनातन संस्कृति को रौंदा और कुचला जा रहा था, उन साक्ष्यों में यथार्थ के धरातल पर अदालत ने महसूस किया कि कुछ न कुछ सच तो है, कुछ न कुछ। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विवेचना कराया जाना न्याय हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, व्यवस्था हित में और क्या आते हैं भारत जैसे विश्व गुरु कहे जाने वाले, क्या आते हैं गरिमापूर्ण संस्कृति और संस्कार संजोने वाले देश में उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की संस्कृति घायल की गई है। इसलिए 2 अपराधों की विवेचना के लिए उन्होंने आदेश किया। एक तो भटकों के विरुद्ध व्यक्तिगत जो अपराध हुए और भारत की संस्कृति, जहाँ के विश्व गुरु कहा जाता हो, अपने को क्या आते हैं शंकराचार्य कहने वाले, जिन पर भारत की संस्कृति का गौरव जाके टिक जाता है और क्या आते हैं वहाँ जाके घुटने टेकता है, वो उन्होंने संस्कृति को कुचला है। इसलिए माननीय अदालत ने पाया कि ऐसे संगीन अपराधों के विषय में विवेचना कराया जाना सर्वथा उचित होगा। इसलिए प्रथम दृष्टया उन्होंने ये महसूस किया कि अपराध हुआ है। सर, किस सेक्शंस में जो है ये एफआईआर जो है? इसमें कुल मिला के आप मानिए कि इतने घृणित अपराध, जिसमें पॉक्सो अधिनियम जाके सबसे लास्ट धारा जो है, जिसमें ये होता है कि पशु की भी अपनी संस्कृति होती है, लेकिन पशु की संस्कृति से भी नीचे जाके ये मानवीय संस्कृति जो रौंदी गई, वो धारा है। उस धारा का नाम अभी इसलिए मत लीजिए कि वो विवेचक बता देगा। अब उसके बाद कोई धारा उसमें बचती ही नहीं है कि उससे और निकृष्ट सोच पे उतरा जा सके। अब वो विवेचना का विषय होगा। इसमें आगे लीगल प्रोसीडिंग क्या होगी? आगे लीगल प्रोसीडिंग यह है कि सम्मानित पॉक्सो प्रधान न्यायाधीश के आदेश के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर विवेचना का क्रम आगे बढ़ेगा और साक्ष्यों का सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन करते हुए साक्ष्य संकलित किए जाएंगे और इसमें साक्ष्यों के धरातल पे जाके माननीय अदालत ने संकेत किया है। महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता दूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का ही आदेश नहीं है। कुछ बिंदुओं पर जिसमें माननीय अदालत ने यह महसूस किया
कि इन बिंदुओं पर विवेचना बहुत अनिवार्य नहीं, अनिवार्यतम है। उन बिंदुओं को भी थोड़ा सा संकेत करते हुए इंगित किया है कि इन परिप्रेक्ष्यों में भी विवेचना की जाए। तो अंततः इस समय साक्ष्यों के परिशीलन परिधि में विवेचक चार्जशीट लगाने के लिए अपने को एकदम बेहतर पाएगा, और अंततः मुझे ऐसा महसूस होता है कि अंतिम चरण जो है वो चार्जशीट का होगा, आरोप पत्र का होगा, और अंत में अपराध करने वाले को कहीं ना कहीं विधिक दृष्टिकोण से और न्यायिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और राष्ट्रीय उसमें क्या आते हैं पटल पर किए गए इस अपराध के उसमें परिशीलन परिधि में कहीं ना कहीं दंड का भागीदार बनना पड़ेगा, और उनको उनके उचित स्थान पर, अभी महाराज जी ने कहा ना कि जेल में जरूरत है, जेल में जरूरत नहीं होती। जेल वो स्थान है कि ऐसे कुछ कृत्य करने वालों के लिए वो स्थान बनाया गया। जैसे महंतों के लिए, संतों के लिए, शंकराचार्यों के लिए पीठ होती है ना, मंदिर होता है, मठ होता है, लेकिन अगर उनके नाम पर छल करने वालों के लिए एक स्थान अलग है जिसको जेल कहते हैं, कारागार कहते हैं। वो जाहिर है कि आशुतोष महाराज जो वादी थे और उनके ये एडवोकेट है, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस की जो विवेचना आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तय है कि स्वामी अभिमुक्तेशानंद की मुश्किलें बढ़ना तय है, और ऐसे में अब ये जिस तरीके की विवेचना होगी उसी पे हो सकता है कि पुलिस अब आगे आने वाले समय में अपनी चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल करे और आरोप जो है पूरी तरीके से तय किए जाए। प्रयागराज से दीपक गंभीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।